स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी मध्यकालीन भारत के इतिहास के पीवाईक्यू के बारे में। आज हम लाए हैं आपके लिए लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, वो भी पूरी तरीके से व्याख्या के साथ। हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि उसके बेसिक्स को भी समझेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक तरफ अभिकथन दिया हुआ है और दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ और इसका कारण है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह बात है लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी की। कब की बात है? 11वीं और 12वीं शताब्दी की। इस समय भारत पर तुर्की आक्रमण हो रहे थे। सबसे पहले महमूद गजनबी ने किया था और उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी ने किया था। यह पूरी तरीके से सफल रहे थे भारत पर आक्रमण करने में। गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में। इसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। इससे पहले भी एक तराइन का युद्ध हुआ था, एक साल पहले इससे, 1191 में। इस समय जब इसने गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया और इसको छोड़ दिया था, जिंदा ही छोड़ दिया था। और फिर एक साल बाद इसने पूरी तैयारी के साथ वापस आकर के फिर से धावा कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और फिर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में तुर्की साम्राज्य की मजबूत नींव रख दी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो पहला वाला अभिकथन है ये तो बिल्कुल सही है। और इसका जो कारण दिया हुआ है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो बता दें आपको कि उस समय उत्तर भारत छोटे छोटे राजपूत वंशों में बटा था, जैसे कि गाहड़वाल राजवंश, चमहान, चंदेल, चालुक्य आदि, इन सब में बटा हुआ था। इसमें कोई सेंट्रल पावर नहीं थी और ये राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। राष्ट्रवाद और सामूहिक रक्षा की तो कोई भावना इनके अंदर थी ही नहीं। इसी कारण इनकी जो राजनीतिक एकता थी यह भी एकदम शून्य थी। तो इस वजह से जब कोई बाहरी आक्रमण इनके ऊपर हुआ तो ये लोग, इन लोगों में एकता नहीं थी और इस कारण से ये लोग कमज़ोर हो चुके थे और फिर बाहरी जो तुर्क आक्रमण हुए वो सफल हो गए। तुर्कों की सफलता का सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही था कि उत्तर भारत राजनीतिक रूप से एकदम बिखरा हुआ था। यदि इन राजपूत शासकों में राजनीतिक एकता होती तो वे मिलकर एक विशाल तुर्की सेना का सामना बड़ी आसानी से कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक एकता न होने के कारण तुर्की आक्रमण की सफलता सुनिश्चित हो गई। इसलिए जो हमारा अभिकथन है ये भी सही है और इसका जो कारण दिया हुआ है यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह पूछा था यूपीपीएससी प्री 2024 में, एकदम लेटेस्ट है क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। एक तरफ विषय दिया हुआ है, मतलब शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। पहला है तुर्की सफलता का कारण। तत्कालीन उत्तर भारत के राजपूत राज्यों में राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। अभी इसकी बात हमने की थी। राजा राष्ट्रहित के बजाय आपसी संघर्ष, जैसे पृथ्वीराज चौहान जयचंद की शत्रुता में व्यस्त थे। तुर्कों की सेना अत्यधिक गतिशील थी। उनके पास उत्कृष्ट नस्ल के घोड़े, कुशल घुड़सवार, तीरंदाज और लोहे के रकाब थे, जो राजपूतों के पारंपरिक हथियारों पर भारी पड़ गए थे। दूसरा पॉइंट है तराइन का युद्ध। एक 91 में हुआ था और एक 92 में हुआ था। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 91 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसके ठीक बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ एक साल बाद 1192 में। इसमें गौरी ने कूटनीतिक चाल चली और पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में तुर्की साम्राज्य की वास्तविक नींव रख दी थी। और फिर है एक युद्ध आता है 2 साल बाद इसके, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक राजा जयचंद को पराजित किया। इस विजय के बाद तुर्कों का नियंत्रण संपूर्ण उत्तर भारत और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर पूरी तरह से स्थापित हो गया। फिर इस समय सिक्के और कला के बारे में बात कर लेते हैं, गौरी के समय के और गजनवी के समय के। मोहम्मद गौरी ने भारत में जो सोने के सिक्के चलाए थे उन पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कुफीक लिपि में उसका नाम लिखा हुआ था। वहीं इससे पहले महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे दिरहम कहते थे, जिन पर संस्कृत भाषा में अनुवादित लेख अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार लिखा था। और फिर आता है साहित्यिक स्रोत हसन निजामी का। गौरी के प्रसिद्ध दरबारी विद्वान हसन निजामी ने ताज उल मासिर नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के शुरुआती इतिहास और तुर्की आक्रमणों को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत मानी जाती है। फिर है दिल्ली की स्थापना 1206 ईस्वी में।
गौरी के सबसे भरोसेमंद दास और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये शायद हाई स्कूल में ही आपको मिल जाता है। और लाहौर को अपने राजधानी बनाई। इसी के साथ भारत में विधिवत दिल्ली सल्तनत का कालक्रम शुरू किया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में एक तरफ अभिकथन दिया हुआ है और उसी के नीचे कारण दिया हुआ है। फिर से अभिकथन कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। फिर कारण कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। यहाँ अभिकथन भी सही दिया हुआ है और कारण का जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन जो अभिकथन का कारण है यह ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा है आइए देखते हैं। देखिए, ये जो बलबन था इसके द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण करने का मुख्य उद्देश्य सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाना और आंतरिक विद्रोह को दबाना था, न कि केवल मंगोल आक्रमण, मंगोलों से सुरक्षा उसकी विदेश और सीमा नीति का हिस्सा थी। तो इसलिए कारण तो ठीक नहीं है, लेकिन कारण में जो स्टेटमेंट लिखा है यह बिल्कुल सही है। बलबन था इसके समय उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के भीषण आक्रमण हो रहे थे। उसने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने सीमा पर नए किलों का निर्माण करवाया था और अपने योग्य पुत्रों को वहां तैनात किया था। अतः यह कारण स्वतंत्र रूप से तो यह पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन ये इसका अभिकथन का कारण नहीं है। बहुत बारीक सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसलिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन है सही हो जा रहा है। इसमें कहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं, सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी वाला जो है इसमें सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर बी को सही माना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। बलबन का राजत्व और सल्तनत की सुरक्षा, इसके बारे में कुछ नीतियां दी हुई हैं और उसका विवरण दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। सत्ता का केंद्रीकरण, बलबन ने सुल्तान की शक्ति को सर्वोपरि बनाने के लिए इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा दल कहते थे, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि यह राजा की शक्ति को चुनौती देता था। दूसरा है राजत्व का सिद्धांत। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का सुस्पष्ट सिद्धांत दिया। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत ए खुदाई और ईश्वर की छाया, इसको जिल ए इलाही घोषित किया। ईश्वर की छाया मतलब जिल इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधित्व मतलब नियाबत ए खुदाई। टर्म को याद रखे रहिएगा। फिर आगे है सिजदा और पाबोस प्रथा। दरबार में सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसने ईरानी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत दरबारियों के लिए घुटने टेककर सुल्तान को प्रणाम करना और सुल्तान के पैर चूमना अनिवार्य कर दिया गया। सुल्तान को प्रणाम करना जिसको सिजदा कहा गया और सुल्तान के पैर चूमने को पाबोस कहा गया। फिर है रक्त और लौह की नीति। आंतरिक विद्रोहों, विशेषकर मेवातियों और कटेहर के राजपूतों तथा कानून व्यवस्था को कड़ा करने के लिए उसने अत्यंत कठोर, इसे रक्त और लौ की नीति कहते हैं, इसको अपनाई। इसमें विद्रोहियों को बेरहमी से मार दिया जाता था। मंगोल नीति एवं सुरक्षा। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल से सुरक्षित करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली सैन्य विभाग, जिसको नाम दिया था दीवाने आरिज, इसका पुनर्गठन किया। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। फिर आगे है गुप्तचर विभाग, जिसे बरीद कहते थे। गुप्तचर विभाग को बरीद कहते थे। सुल्तान और सल्तनत के विरुद्ध होने वाले किसी भी षड्यंत्र या विद्रोह की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बलबन ने एक अत्यंत कुशल और संगठित केंद्रीय गुप्तचर विभाग, जिसको दीवाने बरीद कहते थे, इसकी स्थापना की थी। मतलब ये इसका गुप्तचर विभाग था, बरीद। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। देखिए, ये भी यूपीपीएससी 2023 प्री का क्वेश्चन है। तो 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने किया था। तो अजीजुद्दीन खान हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। देखिए, ये जो नागरकोट अभियान है यह हुआ था 1360 में, 1360-61 में। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा जो है कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के नागरकोट जिले पर आक्रमण किया था और वहां के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। वहां से संस्कृत ग्रंथों की प्राप्ति हुई थी। इस अभियान के दौरान उसे मंदिर के पूरा पुस्तकालय से लगभग 1300
संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुआ था, जिनमें से कई दुर्लभ पांडुलिपियां थीं। फिरोज तुगलक ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए इन चुनिंदा ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का आदेश दिया था। इन ग्रंथों का अनुवाद प्रसिद्ध विद्वान अजीजुद्दीन खान, यही जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, अजीजुद्दीन खान द्वारा किया गया था। दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित इस अनुवादित ग्रंथ का नाम सुल्तान के नाम पर दलायल ए फिरोज शाही रखा गया। क्या रखा गया? दलायल ए फिरोज शाही। तो ये था कुछ इसका डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसका। फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याणकारी एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नगर एवं निर्माण कार्य, इस विषय पर बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता कहा जाता है। उसने जौनपुर भाई जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर जैसे लगभग 300 नए नगरों का स्थापना किया था। नहर प्रणाली का विकास कराया। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने सल्तनत काल में नहरों का एक बड़ा जाल बिछवाया, जिसमें उलुग खानी नहर और रजबाहा नहर प्रमुख थी। सिंचाई पर उसने हक ए शर्ब, जिसको सिंचाई कर कहते थे, टैक्स देना होता था सिंचाई पर, हक ए शर्ब नामक नया कर भी लगाया, जो उपज का 1/10वां भाग होता था। फिर एक होता था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के विचारों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए फिरोज तुगलक ने एक राजकीय अनुभाग विभाग की स्थापना की थी। इसी के तहत नागरकोट से मिले संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी हुआ था। रोजगार और खैराती अस्पताल। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए उसने रोजगार दफ्तर खोला था। गरीबों, अनाथों और विधवाओं की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग तथा मुफ्त इलाज के लिए दार उल शिफा नामक खैराती अस्पताल बनवाया था। फिर है दासों से प्रेम, जिसको कहते थे दीवाने बंदगी। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसने शासनकाल के दासों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1,80,000 कर दी थी। उनकी देखरेख और प्रबंधन के लिए उसने एक अलग विभाग दीवान बंदगी की स्थापना की थी। फिर है लास्ट में ब्राह्मणों पर जजिया कर। धार्मिक नीति के तहत वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। उसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ से इसको मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश से। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? यह देखिए यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 में पूछा गया था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो आपको बता दें, ये जो सैयद वंश है इसकी स्थापना 1414 में हुई थी। कब हुई थी? 1414 ईस्वी में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के पतन काल में खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? खिज्र खान ने। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें पहला वाला खिज्र खान पहले नंबर पे आएगा। हालांकि सभी में पहले पे ही दिया हुआ है। बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आए थे मुबारक शाह। ये खिज्र खान का पुत्र था। तो मुबारक शाह कहाँ दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3 में। तो एक के बाद आना चाहिए 3। तो दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा एलिमिनेट हो जा रहा है। यहाँ पर दिया है फर्स्ट के बाद 3, फर्स्ट के बाद 3। फिर मुबारक शाह का बेटा आता है, उसका नाम रहता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। तब उसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह, मतलब कि दूसरा पॉइंट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा निकल कर सामने सही आ जा रहा है। और लास्ट में आए थे अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश में कुल मिलाकर 4 मुख्य सुल्तान थे जिन्होंने शासन किया था। तो उन चारों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले खिज्र खान आए, फिर उसके बाद मुबारक शाह आए, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सैयद वंश के बारे में, जो एग्जाम में कभी कभी पूछा ही जाता है। खिज्र खान, इनका शासनकाल जो था 1414 से लेकर 1421 तक था। ये सैयद वंश के संस्थापक थे। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को तैमूर का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानते हुए रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसके समय सिक्के शाहरुख के नाम पर ही ढाले जाते थे। फिर आते हैं इनके पुत्र मुबारक शाह। ये शासन करते हैं 1421 से 34 तक। खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के विपरीत शाह की उपाधि धारण कर ली। उनके पिता ने शाह की उपाधि नहीं धारण की थी, इन्होंने धारण कर ली और अपने नाम के सिक्के जारी करवा दिए। उसने जमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। फिर साहित्यिक संरक्षण, इसको यायदा सरहिंदी कहते हैं।
यह मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्राप्त था। सरहिंदी ने सैयद वंश के इतिहास को जानने का एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही लिखा, जो मुबारक शाह को ही समर्पित था। आगे है मोहम्मद शाह। इन्होंने शासन किया था 1434 से लेकर 1445 तक। मुबारक शाह की हत्या के बाद मोहम्मद शाह सुल्तान बना। इसके समय सल्तनत की शक्ति अत्यधिक कमजोर हो गई थी। मालवा के शासक के आक्रमण के समय इसने बहलोल लोदी की मदद ली और उसे खाने जहां तथा अपना पुत्र कहकर पुकारा। फिर है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका शासनकाल 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। यह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। यह एक बेहद अयोग्य और डरपोक शासक था। इसने दिल्ली की गद्दी स्वेच्छा से बहलोल लोदी को सौंप दी थी और स्वयं दिल्ली छोड़कर अपनी मनपसंद जगह बदायूं चला गया था। यहाँ उसने आराम से अपना जीवन बिताया। फिर उसके बाद आता है लोदी वंश का उदय 1451 में। आलम शाह के बदायूं चले जाने और सैयद वंश के शांतिपूर्ण अंत के बाद बहलोल लोदी ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान साम्राज्य यानी लोदी वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश की स्थापना 1451 में की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं। पहला पुस्तक है मिरात ए सिकंदरी। यह जो किताब है यह सिकंदर बिन मोहम्मद द्वारा लिखा गया था, जो मुख्य रूप से गुजरात के सुल्तानों और मुगलों द्वारा गुजरात विजय के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो गुजरात विजय 4 वाले पॉइंट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। फिर दूसरा है बुरहान ए माशीर। बुरहान ए माशीर के लेखक अली बिन अजीजुल्लाह तबतबा हैं। कौन है? अजीजुल्लाह तबतबा। यह पुस्तक मुख्य रूप से बहमनी राजवंश और विशेषकर अहमदनगर के निजाम शाही वंश के इतिहास की विस्तृत जानकारी देती है। मतलब कि बहमनी के अहमदनगर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, जो कि दूसरे वाले पॉइंट में दिया हुआ है। तो बुरहान मासरी हो गया। फिर तीसरा है रियाद उस सलातीन। इसको लिखा था गुलाम हुसैन सलीम जैतपुरी ने। इनके द्वारा लिखित यह ग्रंथ बंगाल का पहला व्यापक मुस्लिम इतिहास माना जाता है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल के शुरुआत तक का बंगाल शामिल है। मतलब कि बंगाल के बारे में इसमें लिखा गया है। तो बंगाल के बारे में अब फर्स्ट वाले पॉइंट में दिख रहा है, तो सी का 1 हो जा रहा है। अब बचा लास्ट में डी का और 3 सीधा चला जाएगा। रियाद उल इंसा के बारे में आपको बता दें, यह बहमनी साम्राज्य के प्रसिद्ध वजीर और प्रधानमंत्री महमूद गवाह के आधिकारिक और व्यक्तिगत पत्रों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो तत्कालिक राजनीति और कूटनीति को दर्शाता है। तो इस हिसाब से डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, ए में दिया हुआ, डी में दिया हुआ, फिर सी का 1। सी का 1 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन भी हमें यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रमुख मध्यकालीन प्रांतीय ग्रंथ और उसके इतिहास के बारे में एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और एक तरफ उसका फैक्ट दिया हुआ है। पहला है मिरात सिकंदरी। ये गुजरात से संबंधित है। इसके लेखक सिकंदर बिन मोहम्मद हैं। इसमें गुजरात के सुल्तानों जैसे महमूद बेगड़ा और वहाँ की सामाजिक स्थिति का प्रमाणिक विवरण है। फिर दूसरा है बुरहान ए मासीर, जो कि दक्कन क्षेत्र से संबंधित है। यह ग्रंथ अहमदनगर के निजाम शाही शासकों के संरक्षण में लिखा गया, जो दक्कन के इतिहास के लिए तारीख ए फरिश्ता के समकालीन है। फिर है रियाज उस सलातीन, ये बंगाल से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में गुलाम हुसैन सलील द्वारा संकलित, जो बंगाल में मुस्लिम शासक की शुरुआत से लेकर बक्सर के युद्ध तक के इतिहास को समेटे हुआ है। अगली बुक है रियाज उल इंसा। इसको महमूद गवाह ने लिखा था। यह बहमनी साम्राज्य की कूटनीति, पत्र व्यवहार और महमूद गवाह के प्रशासनिक कौशल को समझने का एक अद्वितीय दस्तावेज है, मतलब यूनिक दस्तावेज है। फिर है तारीख रशीदी। इसको मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखा था। यह ग्रंथ मध्य एशिया और विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमुख स्रोत है। तारीख रशीदी। फिर है जफरनामा। इसमें गुजरात का इतिहास है। इसको मक्की ने लिखा था। पूरा नाम था अब्दुल्लाह मोहम्मद उमर अल मक्की, जिसे तारीख गुजरात भी कहा जाता है। यह भी गुजरात के इतिहास का एक प्रमुख स्तंभ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित लोग दिए हुए हैं। तो पहला है फुतूह उस सलातीन।
तो इसको लिखा था अब्दुल मालिक इसामी ने, जो कि हमें ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं। इसामी द्वारा बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संरक्षण में की गई थी इसकी रचना। फिर है फुतुहात ए फिरोज शाही। यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की संक्षिप्त आत्मकथा है। इसमें उसने अपने शासनकाल के सैन्य अभियानों, लोक कल्याणकारी कार्यों और धार्मिक नीतियों का स्वयं विवरण दिया है। तो फुतुहात ए फिरोज शाही आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, बी का 1 में। और फिर है तारीख ए फिरोज शाही। यह सल्तनत खान के जो जियाउद्दीन बरनी थे, इन्होंने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, जो बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती शासनकाल का इतिहास बताती है। तो तारीख है फिरोज शाही चला जाएगा जियाउद्दीन बरनी के पास, सी का 4। फिर लास्ट में है खज़ैन उल फुतूह। इसका एक और नाम है तारीख अलाई। इसके रचनाकार अमीर खुसरो हैं, जो कि तीसरे वाले पॉइंट में दिए हुए हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय और उसके दक्षिण अभियानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ए का 2, सी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, बी का 1, बी का 1, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है। ये भी यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 का जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये भी यूपीपीएससी पीवाईक्यू है एकदम लेटेस्ट वाला। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तारीख फिरोज शाही, जिसको बर्नी ने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित यह ग्रंथ खिलजी और तुगलक वंश के आर्थिक व प्रशासनिक इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। फतुहात फिरोज शाही केवल 32 पृष्ठों का यह लघु ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखा गया था, ताकि वह अपनी धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों को जायज ठहरा सकें। खज़ैल उल फुतूह, जिसको खुसरो ने लिखा था, अमीर खुसरो द्वारा लिखित इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से संबोधित किया गया था। फिर आगे है फुतूह उस सलातीन। इसामी ने इस ग्रंथ की रचना शाहनामा के तर्ज पर की थी। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की कड़ी आलोचना देखने को मिलती है। फिर आता है किताबुल रहला, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखित यात्रा वृत्तांत, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल के सामाजिक और डाक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। फिर आते हैं तजुल मासीर, हसन निजामी द्वारा रचित यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत का प्रथम आधिकारिक इतिहास माना जाता है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का वर्णन मिलता है तजुल मासीर में। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है। यह भी यूपीपीएससी एपीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। गोलकोंडा किला लोकेशन पूछा है, तो यह तेलंगाना में है। तेलंगाना हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ये जो गोलकोंडा किला है ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब था? 12वीं शताब्दी में। यह काकतीय राजवंश के शासकों द्वारा मिट्टी के किले के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर बाद में 16वीं शताब्दी में कुतुब शाह राजवंश के सुल्तानों ने इसका विस्तार कराया था। इसे ग्रेनाइट पत्थरों से मजबूत किया और इसे अपनी समृद्ध राजधानी बनाई थी कुतुब शाह राजवंश ने। फिर उसके बाद यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अपने प्रसिद्ध कोल्लूर खदान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से दुनिया की सबसे कीमती कोहिनूर हीरा जो है वह यहाँ से निकाला गया था। कोहिनूर बहुत ही फेमस हीरा है। तो गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, सल्तनत, और उसके संस्थापक और राजधानी, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है कुतुब शाह राजवंश, कुतुब शाही वंश। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। यह क्षेत्र हीरो के व्यापार का वैश्विक केंद्र था और इसकी राजधानी बाद में गोलकोंडा से हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर है आदिल शाही वंश, यह बीजापुर में है। गोलकोंडा था इससे पहले कुतुब शाही वंश। गोलकोंडा कहाँ था? तेलंगाना में। और फिर आदिल शाही वंश, ये बीजापुर में है। इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इसी राजवंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। फिर है निजाम शाही वंश। इसकी स्थापना मलिक अहमद ने की थी। मुगलों के खिलाफ वीरता से लड़ने वाली प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी यहीं से संबंधित थी। फिर आगे है इमाद शाही वंश। इसकी स्थापना फतहुल्लाह इमाद शाह ने की थी। यह बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्वतंत्र प्रांत था, जिसे बाद में अहमदनगर ने हड़प लिया था। फिर है बरीद शाही वंश।
इसकी स्थापना कासिम बरीद ने की थी। बहमनी साम्राज्य का केंद्रीय हिस्सा अंततः बीदर सल्तनत के रूप में तब्दील हुआ, जिसे बाद में बीजापुर से मिला लिया गया। फिर लास्ट में है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में जो हुआ था। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ दक्कन की इन सल्तनतों ने संघ बनाया था। ध्यान रहे, बरहार इस संघ में शामिल नहीं था। यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, अभी तालीकोटा के बारे में बात की गई थी 1565 में। आगे इससे संबंधित है। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यह भी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एमएफ 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे सदाशिवराव। सदाशिवराव जो है कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहे हैं। तालीकोटा का जो युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 23 जनवरी 1565 को। इस ऐतिहासिक युद्ध को राक्षसी तंगड़ी कहते हैं। इससे पहले हमने बात की थी पीछे वाली डिस्क्रिप्शन में। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों के महासंघ महासंघ में कौन कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था। इन सब के बीच में लड़ा गया। मतलब मुस्लिम सुल्तानों के बीच विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों के महासंघ के बीच लड़ा गया था। साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण जो है युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक शासक कठपुतली राजा था। इसका नाम सदाशिवराय था। हालांकि सदाशिवराव राजा था, लेकिन सत्ता का वास्तविक बागडोर इसके व्यवहारिक वजीर और सेनापति राम राय के हाथों में थी। राम राय ने ही इस युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था और वह युद्ध में मारा गया। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन में पूछा था कि शासक कौन है, तो शासक मतलब राजा के बारे में पूछा है, तो इसलिए ये सदाशिवराव थे। नहीं तो वैसे वास्तव में पावर किसके पास थी? उसके वजीर और सेनापति के पास, जिसका नाम राम राय था। तो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर सदाशिवराव हो गया। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तरफ राजवंश और राजा दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। सदाशिवराव तुलु वंश का अंतिम शासक था, जिसका शासनकाल 1542 से 1570 ईस्वी तक रहा। इसके बाद अराविदु वंश की स्थापना हुई। फिर दक्कन महासंघ के बारे में बताया है। विजयनगर के खिलाफ बने मुस्लिम सुल्तानों के इस संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इस महासंघ का नेतृत्व बीजापुर के अली आदिल शाह ने किया था। बरहार की अनुपस्थिति परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है कि दक्कन की सल्तनतों में से बरहार इस युद्ध में शामिल नहीं था। बरहार इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि उसका अहमदनगर के साथ पुराना विवाद था। अगला फैक्ट है, युद्ध का परिणाम क्या था? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की करारी हार हुई थी। विजयी सेनाओं ने वैभवशाली राजधानी विजयनगर को पूरी तरीके से लूटकर नष्ट कर दिया था, जिसको हम लोग हम्पी नाम से जानते हैं। युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक। इसने तालीकोटा के युद्ध को ठीक बाद नष्ट हो चुकी विजयनगर राजधानी के दौरान दौरा किया था और इसका सजीव वर्णन लिखा है। इसकी जो नवीन राजधानी है, युद्ध में राम राय की मृत्यु के बाद उसके भाई तिरुमल ने सदाशिवराव को साथ लेकर पेनुकोंडा की नई राजधानी बनाया और वहीं से शासन संचालित किया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ है। मतलब यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, ये लेटेस्ट पीवाईक्यू। तो इसको समाप्त किया था जैनुल अबिदीन ने। पूछा है कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, तो वो उस समय जैनुल अबिदीन था, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो इस समय का मतलब जब समाप्त किया था वो टाइम पीरियड था 1420 से 1470 के बीच। इस समय जैनुल अबिदीन कश्मीर का महान शासक था। कब से कब तक था? 1420 से लेकर 1470 तक। जो अपनी उदार और धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों के लिए इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। जजिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था उसने कश्मीर में गैर मुस्लिमों जो कि हिंदू थे उन पर जजिया कर को पूरी तरीके से हटा दिया और गौ हत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही उसने सती प्रथा पर भी रोक हटा ली थी। किस पर? सती प्रथा पर। उसकी इन्हीं लोक कल्याणकारी, उदार और प्रशासनिक सुधार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जैनुल अबिदीन को।
इसके अतिरिक्त उसे बुड्ढशाह मतलब कि महान सुल्तान की उपाधि भी दी जाती है। महान सुल्तान मतलब बुड्ढशाह बोलते हैं उसको। चूँकि जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में जजिया और गोहतिया को समाप्त करके सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया था, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में, उपाधियों के बारे में, साहित्यिक संरक्षण के बारे में, स्थापत्य और निर्माण के बारे में। इतिहास में इन्हें कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। कश्मीर लोग इन्हें बडशाह कहते हैं। यह है बडशाह, कश्मीर के अकबर जी। साहित्यिक संरक्षण, ये स्वयं कई भाषाओं कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और तिब्बती के ज्ञाता थे। इन्होंने प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहास ग्रंथ राजरतिंगड़ी, जिसको कल्हड़ ने लिखा था, और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था। और फिर इनके स्थापत्य कला और निर्माण के बारे में, इन्होंने झेलम नदी और वूलर झील के बीच जैन लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाया था। साथ ही जैनपुर नामक नगर भी बसाया था। तो जैनपुर नगर किसने बसाया था? जैनुल आबिदीन ने। आगे सिकंदर शाह बुतशीक, अब ये क्या है? जैनुल आबिदीन के पिता, जो कि इससे पहले के शासक थे। इनकी धार्मिक कट्टरता के कारण कश्मीर में बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया था, जिसमें प्रसिद्ध मार्तंड सुंदर मंदिर भी शामिल था। फिर है इनका न्याय और प्रशासनिक सुधार। इन्होंने अपराधों को रोकने के लिए एक सख्त संहिता बनाई और चोरी डकैती रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू किया था। सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू किया था। फिर इनके समय के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, इस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कश्मीर में शाल बुनाई, कालीन निर्माण और कागज बनाने की कला को बढ़ावा देने के लिए समरकंद से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे है, इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन में कहा है कि जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। कारण में कहा है जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का एक महान केंद्र के रूप में था। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और अभिकथन का व्याख्या भी कारण कर रहा है। मतलब कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि के कारण सिराज हिंद के नाम से पुकारा जाता था। सिराज हिंद मतलब भारत का सरताज, अतः यह कथन सत्य है। और जौनपुर में सरकी राजवंश के शासनकाल, विशेषकर इब्राहिम शाह सरकी के समय में शिक्षा, कला, साहित्य और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ था। दूर दूर से विद्वान यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जिससे यह शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया था। इसलिए कारण भी पूरी तरीके से सत्य है। जौनपुर को सिराज हिंद की उपाधि मिलने की मुख्य वजह यह थी कि वह सरकी काल में पूरे भारत में शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का सबसे प्रमुख और चमकदार केंद्र बनकर उभरा था। क्योंकि जौनपुर की शिक्षा और संस्कृति का महान केंद्र होना ही उसके सिराज हिंद कहलाने का वास्तविक कारण था। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। और देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आर ओ प्री 2023 एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब है यूपीपीएससी PYQ है ये। उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जामों में भी इसको पूछा जा सकता है या फिर इससे संबंधित फैक्ट को पूछा जा सकता है। आइए थोड़ा सा इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जौनपुर के इतिहास और सरकी राजवंश के बारे में। जौनपुर की स्थापना के बारे में पहले पॉइंट बताया कि इस नगर की स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान, इसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, इसकी याद में बनवाई थी। सरकी वंश के स्थापक फिरोज शाह तुगलक के समय के एक अमीर मलिक सरवर, इसको ख्वाजा जहाँ कहते हैं, इन्होंने 1394 ईस्वी में सुल्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की नींव रखी थी। फिर है इब्राहिम शाह सरकी। यह एक वंश का सबसे महान और सांस्कृतिक शासक था। इसी के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा और कला का इतना बड़ा केंद्र बना, इसे सिराज हिंद कहा जाने लगा। इतना बड़ा केंद्र बना कि इसे सिराज हिंद कहा जाने लगा। फिर यहाँ की स्थापत्य कला, जैसे अटाला मस्जिद। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने ही पूरा करवाया था। यह सरकी स्थापत्य कला, इसको झंझरी शैली कहते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अटाला मस्जिद हमारे जौनपुर में ही है, मैं खुद जौनपुर का रहने वाला हूँ। अन्य प्रमुख इमारतें, यहाँ की अन्य प्रसिद्ध इमारतों में जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी द्वारा बनवाया गया था, लाल दरवाजा मस्जिद, इसे बीबी राजे द्वारा बनवाया गया था, और झंझरी मस्जिद शामिल है। फिर है सरकी राजवंश का अंत। दिल्ली के लोधी वंश के संस्थापक शासक
बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण करके अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा है, इनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो ये जो बांदा जनपद है, इसका इस समय का नाम चित्रकूट जिला है। यहाँ के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सही है। और उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो गीतावली नहीं, रत्नावली था। रत्नावली, मिलता जुलता ही शब्द डाल दिया है, गीतावली रत्नावली। तो उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, न कि गीतावली। तो खाली पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो पहला वाला केवल 1 सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 में पूछा गया था, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। मतलब यह भी यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू। आइए थोड़ा सा इसका बेसिक और देख लेते हैं। यह जो रत्नावली है, यह दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। और ये जो शब्द लिखा है गीतावली, यह वास्तव में तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, उसका नाम है गीतावली, न कि इनकी पत्नी का नाम। तो इस बात को ध्यान रखिए रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। पहला है कि इनका जन्म और कालक्रम के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? अकबर और महाराणा प्रताप के। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। दीक्षा और गुरु, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। उनके आध्यात्मिक गुरु नरसिंह दास था, जिन्होंने उन्हें राम कथा की दीक्षा दी थी और उनका नाम तुलसीदास रखा था। रामचरितमानस 1574 ईस्वी, यह उनकी कीर्ति का एक आधार स्तंभ है। इस महाकाव्य की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की थी। इसमें कुल 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। रामचरित की मानस की रचना 1574 में की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। आगे ब्रज भाषा की रचनाएं। ब्रज भाषा में इन्होंने और क्या क्या लिखा था? तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। उनकी ब्रज भाषा में लिखी हुई मुख्य रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली प्रमुख हैं। अवधी भाषा की रचनाएं रामचरितमानस के अलावा उन्होंने अवधी भाषा में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण और रामलला नहछु जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। और फिर लास्ट में उनका मृत्यु और अवसान। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने काशी में व्यतीत किया था। काशी जो कि वाराणसी में है। संवत 1680 और हम लोग के कैलेंडर के हिसाब से 1623 ईस्वी। इस समय काशी के 80 घाट पर उनका निधन हुआ था, जिनके संदर्भ में एक दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर। ये वाला दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है खरीदादार कौन था। ये देखिए मध्यकालीन समय का एक टर्म है। खरीदादार मतलब एक तरीके से आप राजदूत की तरह समझ सकते हैं। इसमें क्या होता था, राजा जो होते थे वो आधिकारिक पत्रों को दूसरे राजाओं तक भिजवाने का काम करते थे। खरीदादार जो है वो राजशाही संदेशों को, फरमानों को या फिर संदेशों को भेजने और प्राप्त करने का काम करता था खरीदादार। तो इसमें जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, प्राप्त करने वाला भी होता तो भी चल जाता, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी सही हो जा रहा है। ये देखिए यूपीपीएससी लेटेस्ट पीवाईक्यू है, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। एकदम नया नया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कई सारे प्रशासनिक पदों की शब्दावलियाँ हैं, जिनको आइए हम आगे समझ लेते हैं इसका क्या मतलब था। पहला है खरीदादार। खरीदादार के बारे में अभी हमने बात की। शाही फरमानों, अधिकारी पत्रों और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने तथा उनका रिकॉर्ड रखने वाला मुख्य अधिकारी था। फिर है दीवान ए इंशा। यह सल्तनत काल का मुख्य राजकीय पत्राचार विभाग था। इसका अध्यक्ष दबीर ए खास सुल्तान के आदेशों और फरमानों का प्रारूप तैयार करवाता था। फिर है सिकदार। सल्तनत और सूर्य प्रशासन के समय सिख, जिसको जिला कहते हैं, जिले का मुख्य प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी था, जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था, सिकदार। फिर आगे है आमिर या फिर आमिल। परगना या फिर जिसको तहसील इस समय कहते हैं, परगना स्तर पर राजस्व की वसूली करने वाला मुख्य वित्त अधिकारी होता था, जो हिसाब किताब को की देखरेख करता था। बरीर ए मुमालिक।
सल्तनत काल में केंद्रीय गुप्तचर विभाग, जिसको बरीद कहते थे, इसका प्रधान अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक, जो राज्य की सभी खुफिया खबरों को सुल्तान तक पहुंचाता था। फिर है मीर सामा, इसको खाने सामा भी कहते हैं। मुगल काल में शाही कारखानों, महलों की आवश्यकताओं, घरेलू सामानों और शाही रसोई का प्रधान रक्षक एवं प्रबंधक होता था मीर सामा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है शाह तुर्कन, इसके बारे में कहा गया ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। दूसरा है हमीदा बानो बेगम, ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। तीसरा है इल्तुतमिश, ये रजिया के पिता थे। फिर लास्ट में है गुलबदन बेगम, यह बाबर की पुत्री थी। तो इन सब में जो है हमीदा बानो बेगम जो है ये अलाउद्दीन की पत्नी थी, यह गलत दिया हुआ है। हमीदा बानो बेगम यह हुमायूं की पत्नी थी, न कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। हुमायूं की पत्नी भी थी और अकबर की माता भी। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य पत्नियां मल्लिका जहां और कमला देवी प्रमुख थी, इसलिए ये जो जोड़ा है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी वाला, ये गलत हो जा रहा है। बाकी ये जो शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी और इल्तुतमिश रजिया के पिता गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, यह सही हो जा रहा है। शाह तुर्कन के बारे में आपको बताते हैं, यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी में से एक थी। वह इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी। इसने इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए शासन किया था, इसलिए ये वाला सुमेलित एकदम सही है। और फिर ये हमीदा बानो बेगम, इनके बारे में भी चर्चा की। यह हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता थी। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य पत्नियों में मल्लिका जहां कमला देवी प्रमुख थी। और ये जो सी वाला है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान के पिता थे। इल्तुतमिश ने ही रजिया को अपनी उत्तराधिकारी चुना था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसलिए ये वाला भी सुमेलित है। और फिर ये जो लास्ट में गुलबदन बेगम है, यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की पुत्री थी। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है एंसेंट हिस्ट्री का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम जान लेते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। हमीदा बानो बेगम, ये मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद निर्वासन के दौरान अमरकोट के राड़ा वीरसाल के महल में इन्होंने ही 1542 ईस्वी में अकबर को जन्म दिया था। तो अकबर का जन्म 1542 में। गुलबदन बेगम, यह बाबर की पुत्री थी। अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर इन्होंने अपने भाई हुमायूं के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा था, जो मुगल काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। फिर तीसरा है शाह तुर्कन, यह इल्तुतमिश की एक तुर्क दासी पत्नी बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठाकर इसने शासन की वास्तविक बागडोर अपने हाथ में ले ली थी शाह तुर्कन ने। फिर है रजिया सुल्तान, इनका नाम आपने सुना होगा। इल्तुतमिश की सुपुत्री 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वह दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, जिन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुष की तरह शासन किया था। फिर है नूरजहां, यह मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। प्रशासनिक कार्यों में इनका अत्यधिक प्रभाव था। इतिहास में इनके गुट को जूनता दल कहा जाता है, जिससे इनके पिता गयास बेग और भाई आसफ खान शामिल थे। फिर है मुमताज महल, यह शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध पत्नी और सबसे प्रिय पत्नी भी थी। इनके पिता का नाम आसफ खान था। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण इनका निधन हुआ था, जिनकी याद में शाहजहां ने आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ये था कुछ मुमताज महल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी एपीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। 16 मार्च यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी 1527 यहाँ पर दिया हुआ है डी वाले ऑप्शन में। तो 16 मार्च 1527 हमारा सही हो जा रहा है। खानवा का जो ऐतिहासिक युद्ध है, यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मेवाड़ के पराक्रमी राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर और
राणा सांगा, इसको संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। राणा सांगा के बीच में पानीपत की पहली विजय के बाद बाबर के सैनिक राजपूतों की वीरता से डर गए थे। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने इस युद्ध को जिहाद, जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, जिहाद घोषित किया। शराब के बर्तनों को तुड़वा दिया और मुसलमानों पर तमगा कर हटा दिया। तमगा कर मतलब कि व्यापारिक कर होता है। तमगा मतलब व्यापारिक कर। इस युद्ध में बाबर अपनी प्रसिद्ध तुलगमा पद्धति, जो तुलगमा युद्ध पद्धति थी, और तोपखाने के बल पर विजय प्राप्त किया था। किसके बल पर? तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने के बल पर। उस समय ये थोड़ा सा नया था भारत के अंदर। इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, गाजी। और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें पूरी तरीके से मजबूत हो गई थी खानवा के युद्ध के बाद से। यह हुआ था 1527 में। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट घटना युद्ध के बारे में। इससे पहले देखिए पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। इसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। भारत में पहली बार तोपखाने और तुलगमा पद्धति का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था। फिर है खानवा का युद्ध, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। ये राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली। फिर है चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में, देखिए एकदम क्रम से है, ये 26 में, ये 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में। डेट भी पूछ रहा है इसलिए 29 जनवरी 1528 में। बाबर ने मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय को पराजित किया। इस युद्ध के बाद राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। जौहर मतलब होता है आत्मदाह करना, अपना शरीर जला लेना आदमी को कूद कर। तो यहाँ पर सामूहिक आत्मदाह किया था। फिर आगे है घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 2 साल बाद 1529 में। इससे पहले हमारा कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का, उसके बाद फिर 1529 में घाघरा का युद्ध। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों की संयुक्त सेना को पराजित किया। यह मध्यकाल का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। घाघरा का युद्ध, तो अगर कभी पूछ सकता है ऐसा कि जल और थल पर लड़ा जाने वाला जो युद्ध था, उसमें ऑप्शन दे सकता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो है जल और थल दोनों पर लड़ा गया, मध्यकालीन का पहला युद्ध था ये। फिर है बाबर की आत्मकथा, ये काफ़ी लंबे समय तक लिखा गया था, 1493 से लेकर 1529 के बीच में। इसके बीच चगताई तुर्क भाषा में लिखा था। यह उनका फरगना का राजा बनने से लेकर भारत में साम्राज्य विस्तार तक के जीवन का विवरण है इसमें, बाबर की आत्मकथा में। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा कहते हैं, इसको लिखा था, जिसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। तो फारसी में किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खाना ने। फिर बाबर का अवसान, यह हुआ था 26 दिसंबर 1530 में। आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसकी अस्थियों को काबुल ले जाकर दफनाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में पहला है अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, फिर दानियाल की मृत्यु। ये जो अबुल फजल है इसकी हत्या 1602 में हुई थी, 1602 में। ये जो जहांगीर था उसके उकसाने पर बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने इसकी हत्या की थी। कब की थी? 1602 में। फिर है शेख मुबारक की मृत्यु, 1593 में इसकी मृत्यु हुई थी, 1593। यह जो है अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ये जो अबुल फजल है और ये जो फैजी हैं, इनके पिता शेख मुबारक। फिर है फैजी, इनकी मृत्यु 2 साल बाद 1595 में हुई थी। शेख मुबारक की मृत्यु 93 में और इनकी 95 में। और फिर लास्ट में है दानियाल की मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 1604 में, 1604। कहीं कहीं इसको 1605 भी लिखा हुआ है, तो दोनों फैक्ट आप याद रख रहिएगा, 1604 वाला भी 5 वाला भी कहीं कहीं लिखा है। इनकी मृत्यु का जो कारण था, इन्होंने बहुत अधिक मदिरा का सेवन कर लिया था, इसके कारण जो है इनकी मृत्यु हुई थी दानियाल की। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा क्रम बैठ रहा है? सबसे पहले यहाँ शेख मुबारक हमें दिख रहे हैं 1593 में, तो 2 वाला पहले कहाँ दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, तो डी वाला एलिमेंट हो गया।
फिर फैजी की मृत्यु 1995 में। 2 के बाद 3 कहाँ दिया हुआ है? बी वाले में है, बस बी वाले में ही है। ए कट गया, सी कट गया, बचा बी वाला। तो 2 के बाद 3 शेख मुबारक की मृत्यु, फिर फैजी की मृत्यु 95 में, और फिर फर्स्ट अबुल फजल की हत्या जो हुई थी 1602 में, दीनदयाल की मृत्यु 1604 या 5 में हुई थी। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। यह भी देखिए यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ व्यक्ति या घटना का नाम दिया हुआ है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला, शेख मुबारक, इनकी मृत्यु 1593 में हुई थी। ये मध्यकाल के महान दार्शनिक और विद्वान थे। अकबर के प्रसिद्ध धार्मिक घोषणा महजरनामा का व्यवहारिक मसौदा मुख्य रूप से इन्होंने ही तैयार किया था। फिर है फैजी, इनकी मृत्यु 1595 में हुई थी। ये शेख मुबारक के बड़े पुत्र और अकबर के दरबार के राजकवि थे। इन्होंने गणित के ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती और नल दमयंती नल दमयंती कथा का फारस भाषा में अनुवाद किया था। फिर लास्ट में है अबुल फजल, इनकी मृत्यु 1602 में हुई थी। इन्होंने अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास ग्रंथ अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना फारसी में की थी। यह अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार और नवरत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। फिर है शहजादा दानियाल, इनकी मृत्यु 1604 में हुई थी। यह अकबर का तीसरा और सबसे छोटा पुत्र था, शहजादा दानियाल। अकबर ने अपने दक्षिण अभियानों के दौरान इसे खानदेश और अहमदनगर का सूबेदार बनाया था, जहां अत्यधिक शराब पीने से इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर शहजादा मुराद, इसकी मृत्यु 1599 में हुई थी। दानियाल से पहले अकबर के दूसरे पुत्र शहजादा मुरार की मृत्यु भी अत्यधिक मदिरापान के कारण ही जालना के सैन्य अभियान के दौरान हो गई थी। फिर है अकबर का अवसान, ये 1605 में हुआ था। अपने दोनों बेटों की अकाल मृत्यु और सबसे बड़े बेटे सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं, इसके विद्रोह के शोक के कारण अकबर बीमार रहने लगा और 1605 में उसका निधन हो गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। इसमें कहा है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरम खां, पहला स्टेटमेंट है अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। दूसरा है यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। ध्यान दीजिएगा, नहीं दी गई। तो हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट है खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी, ये बिल्कुल सही है। और ये दूसरा स्टेटमेंट है वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, ये गलत है। वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय ही दी गई थी ये उपाधि। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होता है। तो केवल एक कहाँ लिखा है? बी वाले ऑप्शन में लिखा है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। ये भी यूपीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है। यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, ध्यान रखिएगा। ये जो बैरम खां था, यह हुमायूं का सबसे विश्वसनीय सेनापति था और अकबर का संरक्षक भी था। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तब अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। वजीर मतलब कि प्रधानमंत्री समझ सकते हैं आप। उसे खाने खाना की उपाधि, सर्वोच्च उपाधि दी थी, इसलिए ये तो बिल्कुल सही था। फिर है खाने खाना, यह प्रतिष्ठित उपाधि बैरम खां को साम्राज्य के वजीर के रूप में उनकी नियुक्ति के समय, यह समय था 1556 ईस्वी। तो ये दोनों कब का समय है? 1556 ईस्वी के समय की बात की जा रही है, इस समय दी गई थी। तो प्रश्न में लिखा है कि नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, तो ये गलत है, नियुक्ति के समय ही दी गई थी, ये बात सही है। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बैरम खां और अकबर कालीन इतिहास 1556 से 60 के बीच का समय है ये। इस तरफ कुछ विषय इंपॉर्टेंट बिंदु दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। प्रारंभिक भूमिका एवं संरक्षण। बैरम खां मूल रूप से बदख्शां का रहने वाला एक शिया तुर्क था। उसने हुमायूं को दोबारा भारत की सत्ता दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने 14 फरवरी 1556 को कलानौर, जो कि पंजाब में पड़ता है, इसमें ईंटों के सिंहासन पर अकबर का राज्याभिषेक कराया था। फिर है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। 1556 को लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में बैरम खां ने अकबर की सेना का कुशल नेतृत्व किया और आदिल शाह के पराक्रमी हिंदू सेनापति हेमू, जिसका नाम हेमचंद्र था, इसको पराजित कर दिया। फिर दिल्ली पर मुगलों का अधिकार दोबारा सुरक्षित किया। फिर है वकील सल्तनत, इसका टाइम पीरियड है 1556 से 60 तक। राज्याभिषेक के समय वजीर या वकील नियुक्त होने के साथ ही बैरम खां को खाने खाना की उपाधि मिली थी। अकबर उसे सम्मान से खान बाबा कहकर पुकारता था।
इस 4 वर्ष के काल को इतिहास में बैरम खां के संरक्षण का काल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फिर आगे है बैरम खां का पतन 1660 ईस्वी। बैरम खां के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव, सिया होने और राज दरबार के अन्य सुन्नी अमीरों, विशेषकर माहम अनगा के साजिशों के कारण अकबर और बैरम खां के बीच दूरियां बढ़ गई। अकबर ने उसे वजीर के पद से हटा दिया, जिसके बाद तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर लिया। फिर है हत्या और अंत 1561 ईस्वी। अकबर ने बैरम खां को सम्मानपूर्वक मक्का की यात्रा पर जाने की अनुमति दी। मक्का जाते समय जनवरी 1561 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपकर हत्या कर दी। मुबारक खां के पिता की मौत मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगल के हाथों हुई थी। फिर है पर्दा शासन और पेटीकोट सरकार। बैरम खां के पतन के बाद 1560 से 62 के बीच का समय, इस समय मुगल इतिहास में पेटीकोट सरकार या फिर पर्दा शासन कहलाता है, क्योंकि इस दौरान शासन पर अकबर की धाय माहम अनगा और उनके हरम दल का अत्यधिक प्रभाव था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ये भी यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी 2023 में पूछा है, मतलब यूपीपीएससी का पीवाईक्यू है ये 2023 में जो कि आया था। देखिए, पूरे मुगल साम्राज्य के इतिहास में केवल 2 ही शासक हुए थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी। एक बाबर था और दूसरा जहांगीर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, उसमें अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, मुगल दरबार के आधिकारिक भाषा फारसी में लिखा था। तो इस हिसाब से ये जो पूछा है क्वेश्चन में, अपनी आत्मकथा फारसी में किसने लिखा था, तो जहांगीर ने लिखा था। वैसे इसमें अकबर ऑप्शन में दिए हुए नहीं है, बाबर नहीं दिए हैं डी वाले में। तो बाबर ने कौन सी भाषा में लिखा था, इसने लिखा था तुर्की में। और जहांगीर ने कौन सी भाषा में लिखा था, फारसी में। इसको ध्यान रखिएगा, बाबर का तुर्की में, जहांगीर का फारसी में आत्मकथा अपनी। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मुगल कालीन प्रमुख आत्मकथाएं एवं साहित्यिक स्रोत। तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखा था, यह मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें उसके प्रशासनिक सुधारों जैसे न्याय की जंजीर, कश्मीर प्रेम और तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति का जीवंत वर्णन है। इसे मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। फिर है तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी गई। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसमें भारत की प्राकृतिक स्थिति, पशु पक्षियों, वनस्पति और तत्कालीन भारतीय राजाओं जैसे कृष्णदेवराय और राणा सांगा का विस्तृत उल्लेख मिलता है। फिर है हुमायूं नामा, जो कि फारसी भाषा में लिखा हुआ है। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने भारत अकबर के अनुरोध पर इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 2 भाग थे, बाबर और हुमायूं के काल में, जो मुगल काल का बहुत ही प्रमुख स्रोत मानी जाती है। फिर है अकबरनामा, यह फारसी में लिखा हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखित थी। यह 3 भागों में विभाजित अकबर कालीन इतिहास का आधिकारिक ग्रंथ है। इसके तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा जाता है। तीसरे भाग को आईन अकबरी कहते हैं। पादशाहनामा, यह फारसी भाषा में लिखा हुआ है। यह शाहजहां के शासनकाल का एक अत्यंत प्रमाणिक और विस्तृत इतिहास ग्रंथ है, जिसे उसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। फिर है फुतुहात ए आलमगिरी, इसको फारसी भाषा में लिखा गया था। ईश्वर दास नागर द्वारा लिखित यह ग्रंथ औरंगजेब के शासनकाल और विशेष रूप से राजपूतों के साथ मुगलों के संबंधों को समझाने का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। फुतुहात ए आलमगिरी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो जो पहला स्टेटमेंट कर रहा है 1611 में आया था, तो 1611 में नहीं, ये 1608 में ही आ गया था भारत, 1608 में। तो इस हिसाब से ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हेक्टर नामक जहाजी बेड़े का नेतृत्व करते हुए 1608 में
सूरत बंदरगाह पहुंचा था, न कि 1611 में। वह अप्रैल 1609 में जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जा रहा है। दूसरा है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो कैप्टन हाफिज तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था, इसके साथ ही वह फारसी भाषा का भी ज्ञान रखता था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इस स्टेटमेंट को आयोग ने गलत मान लिया है। हालांकि वो हाकिन्स जो है वो तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो आयोग ने तो इसका ए वाला ऑप्शन सही माना है। अब आप अपने ऊपर समझ लीजिएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। तुर्की और फारसी, तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ये ज्ञाता था। तो क्वेश्चन में दिया है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। अगर यहाँ ही लग जाता, तुर्की भाषा का ही बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो स्टेटमेंट समझ में आता कि हाँ गलत है। चलिए जो भी है, हमारे हिसाब से यहाँ ऑप्शन नंबर 2 मतलब दूसरा पॉइंट सही है। इस हिसाब से सी वाला सही होना चाहिए केवल 2। आयोग ने इसे ए माना है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। ये देखिए यूपीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो 2023 वाला अगर आप पेपर खोलेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। आयोग ने ए माना है और किताबों में आपको सी मिलेगा। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश दूत के बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है। पहला है कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में आया। यह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। यह पत्र वास्तव में अकबर के नाम लिखा गया था, परंतु हॉकिंस के भारत पहुंचने तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। भाषाई ज्ञान और उपाधि। तुर्की भाषा में सीधे बातचीत करने के कारण जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान या फिरंगी खां की उपाधि दी तथा उसे मुगल सेवा में रखकर 400 का जात मतलब कि मनसब और जागीर प्रदान की थी। फिर है सर थॉमस रो, यह आए थे 1615 में। सम्राट जेम्स प्रथम के दूसरे दूत के रूप में सर थॉमस रो 1615 में सूरत पहुंचा। वह जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से मिला और अंग्रेजों के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा। सर थॉमस रो 1615। फिर है प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, जबकि जहांगीर की अनुमति से उसकी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में बनकर तैयार हुई। फिर है पुर्तगालियों का आगमन। 1498 ईस्वी भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा नाम इसमें सबसे पहले आता है, 1498 ईस्वी में आया था, जिन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी। फिर है यूरोपीय कंपनियों का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक था, पी से पुर्तगाली, डी ई एफ, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, ई एफ से फ्रांसीसी, पी डी ई एफ। हालांकि यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश बहुत कम पूछा है, इसलिए यहाँ पर अगर चाहे तो डी लगा सकते हैं, पी डी ई डी एफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह भी यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, 2023 में पूछा हुआ है आरओ के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो गया था। पहला है फर्रुखसियर, फिर जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 तक माना जाता है। इसको घृणित कायर की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि? घृणित कायर की। 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल था, 13 से 19। उसके बाद जहांदार शाह, इनका शासनकाल 1712 से 13 तक था, 1712 से 13 तक। फिर है बहादुर शाह, इनका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक था। फिर है मोहम्मद शाह, इनका 1719 से लेकर 48 तक, 19 से लेकर 48 तक था शासनकाल। तो देखिए इस हिसाब से कौन अरेंज हो रहा है। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 में, फिर जहांदार शाह 1712, फिर उसके बाद फर्रुखसियर 1713, फिर मोहम्मद शाह 1719। मतलब कि थर्ड फिर सेकंड कहाँ दिया हुआ है ऐसा? सबसे पहले थर्ड ए में दिया हुआ है, बाकी कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
बहादुर शाह प्रथम, इसका शासनकाल 1707 से 12 तक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे इतिहासकार खफी खान ने इन्हें शाह ए बेखबर कहा, क्योंकि ये राजकीय कार्यों के प्रति बेहद लापरवाह थे। फिर है जहांदार शाह, इनका शासनकाल 1712 से 13 तक था। ये जुल्फिकार खां की मदद से शासन बने थे। इनके शासन पर लाल कुंवर नामक वेश्या का अत्यधिक प्रभाव था, जिस कारण इन्हें लंपट मुर्ग कहा जाता था। लंपट मुर्ग किसे कहते थे? जहांदार शाह को। फिर है फर्रुखशियर, 1713 से 1719 तक इनका शासनकाल था। ये सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठे। इन्हें 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक महाधिकार पत्र दिया था। इन्हें घृणित कायर कहा जाता है। तो घृणित कायर किसे कहते हैं? फर्रुखशियर को। फिर है मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से लेकर 48 तक। इनके काल में ही निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी थी। इन्हीं के समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस लूट कर ले गया था। फिर है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में दो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। पहला पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, और दूसरा बक्सर का युद्ध उसी के जस्ट 3 साल बाद 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को पेंशन भोगी बन गए थे। बक्सर के युद्ध के बाद ये अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए। फिर है बहादुर शाह द्वितीय जफर, 1837 से लेकर 1857 तक इनका शासनकाल रहा। ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। रंगून आज के समय का म्यांमार है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन यूपीपीएससी एपीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। मतलब यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है ये यूपीपीएससी का। तो अकबर का मकबरा यूपी के आगरा में स्थित है। तो आगरा हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के पास सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा। इस मकबरे की योजना और डिजाइन स्वयं अकबर ने अपने जीवन काल में ही तैयार की थी। इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी के बाद इसका निर्माण कार्य उसके पुत्र जहांगीर ने 1613 ईस्वी में पूरा करवाया था। कब पूरा करवाया था? 1613 में। यह मकबरा 5 मंजिला है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना गुंबद के बना हुआ है। इसमें बौद्ध और हिंदू स्थापत्य कला का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जाट नेता राजा राम ने मुगलों से प्रतिशोध लेने के लिए सिकंदरा में अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को बाहर निकालकर जला दिया था। तो यह था कुछ इसके बारे में। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, संबंधित फैक्ट। एक तरफ शासक दिया हुआ है, उनका मकबरा दिया हुआ है, दूसरी तरफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है बाबर का मकबरा, यह काबुल में है। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। इनकी मृत्यु के बाद पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उनकी इच्छा के अनुसार काबुल ले जाया गया। फिर है हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित है। इसे उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है और इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था। अकबर का मकबरा, यह सिकंदरा जो कि आगरा में पड़ता है वहां पर स्थित है। जहांगीर द्वारा पूर्ण कराए गए इस मकबरे की पूरी ऊपरी मंजिल पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी हुई है और इसमें कोई गुंबद नहीं है, इसकी खास बात है। जहांगीर का मकबरा, यह शाहदरा जो कि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, इसमें रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका मुख्य रूप से उसकी पत्नी नूरजहां की देखरेख में कराया गया था। इसका निर्माण नूरजहां की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया, जो कि उनकी पत्नी थी। शाहजहां का मकबरा, यह आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के भीतर ही स्थित है। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा के जो ताजमहल है उसी के भीतर। अपनी चहेती बेगम मुमताज महल के बगल में ही इनका शाहजहां का भी दफना दिया गया था। फिर है औरंगजेब का मकबरा, यह खुलदाबाद जो कि औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब की इच्छा अनुसार उसकी कब्र को बिना किसी भव्य इमारत के बेहद सादगी से खुला बनवाया गया था। औरंगजेब का मकबरा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ये भी यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है जो मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी में पूछा गया था। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में है। मुहाफिज खाना, इनका महल भी सीकरी में है। मच्छी भवन ये आगरा में स्थित है, न कि फतेहपुर सीकरी में। तो मच्छी भवन यहाँ हमारा गलत हो जा रहा है। पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। मच्छी भवन जो है ये फतेहपुर सीकरी में तो है नहीं, आगरा में है। इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह एक बेहद खूबसूरत प्रांगण है जिसका उपयोग शाही समारोह और जल क्रीड़ाओं को देखने के लिए किया जाता था। फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं, बाकी 3 विकल्प बीरबल का महल, मुहाफिज खाना और पंचमहल, इन सभी का जो निर्माण है इसको अकबर ने करवाया था। यह पंचमहल जो है ये 5 मंजिला पिरामिड के आकार का महल है जिसे हवा महल भी कहा जाता है। इसकी वास्तुकला पर बौद्ध विहारों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो मच्छी भवन है यहाँ पर न स्थित होकर आगरा में स्थित है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। पूछा कौन सा सीकरी में नहीं है, तो मच्छी भवन सीकरी में नहीं है। आइए कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अकबर काल की स्थापित कला फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें। पहला है बुलंद दरवाजा। अकबर ने गुजरात विजय 1572 ईस्वी में की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में इस जामा मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। फिर है पंचमहल। यह 5 मंजिला हवादार महल है जो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः छोटा होता जाता है। इसके खंभे और स्थापत्य शैली पर बौद्ध विहार का स्पष्ट प्रभाव है। बीरबल का महल। अकबर के प्रिय नवरत्न बीरबल के रहने के लिए निर्मित 2 मंजिला सुंदर महल जो अपनी बारीक नक्काशी और सुंदर छज्जों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे है दीवाने खास। यह अकबर का निजी विचार विमर्श कक्ष था। इसके केंद्र में एक अनूठा और नक्काशीदार खंभा है। इसके शीर्ष पर बैठकर अकबर विद्वानों से चर्चा करते थे। फिर है इबादत खाना। 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित वह प्रार्थना गृह जहाँ शुरुआत में केवल मुस्लिम विद्वानों और बाद में सभी धर्मों, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, सभी धर्मों के आचार्यों को धार्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता था। इबादत खाना में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में परिसर के भीतर निर्मित अत्यंत सुंदर मकबरा जहांगीर के काल में इसे पूरी तरह से सफेद संगमरमर में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से तोहफा ए अकबर शाही का लेखक कौन था? यह भी यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, 2023 वाले एग्जाम में पूछा है, मेडिकल ऑफिसर यूनानी के एग्जाम में। तो तोहफा ए अकबर शाही के लेखक अब्बास खान सरवानी थे। अब्बास खान सरवानी हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं। तोहफा ए अकबर शाही के बारे में आपको बता दें, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसकी रचना अब्बास खान रवानी ने मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर किया था। किसके आदेश पर? मुगल सम्राट अकबर। इस पुस्तक को मुख्य रूप से तारीख ए शेरशाही के नाम से भी जाना जाता है। तारीख ए शेरशाही। इसमें सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के जीवन, उनकी सैन्य विजयों और उसके महान प्रशासनिक व भू राज्य सुधारों का सबसे प्रमाणित और विस्तृत वर्णन मिलता है। जो कि अब्बास खां सरवानी स्वयं अफगान मूल का था और उसके पूर्व शेर शाह की सेवा में थे, इसलिए उसने शेर शाह के शासनकाल की बारीकियों को बहुत करीब से इस ग्रंथ में संकलित किया है। तो हमारा जो अब्बास खान सरवानी है ये सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक तरफ ग्रंथ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तोहफा ए अकबर शाही, इसके लेखक अब्बास खान सरवानी है। इसे तारीख शेरशाही भी कहते हैं जो शेर शाह सूरी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है मुंतखब उत तवारीख, इसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। इस पुस्तक में बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीतियों की तीखी आलोचना की है। फिर है अकबरनामा, इसके लेखक अबुल फजल हैं, आप सभी जानते हैं। यह फारसी भाषा में लिखा गया अकबर के शासनकाल का आधिकारिक और सबसे विस्तृत इतिहास है। तबकात ए अकबरी, इसके लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हैं। यह अकबरकालीन भारत के इतिहास पर लिखा गया एक बेहद संतुलित और निष्पक्ष ग्रंथ माना जाता है। फिर है तारीख फरिश्ता, इसके लेखक मोहम्मद कासिम फरिश्ता हैं। इसमें मुख्य रूप से बीजापुर के आदिल शाही राजवंश और दक्षिण भारत के इतिहास का विस्तृत वर्णन मिलता है। फिर है फुतूह उस सलातीन, इसके लेखक ख्वाजा अब्दुल्ला मालिक इसामी हैं।
इस ग्रंथ में गजनी राजवंश से लेकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना तक का इतिहास मिलता है। तो कब से कब तक? गजनी राजवंश से लेकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना तक का इतिहास फुतुह उस सलातीन में मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसमें एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ फारसी में अनुवादक का नाम दिया हुआ है। पहला है महाभारत, फिर है रामायण, फिर है अथर्ववेद, फिर है लीलावती। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, जो कि 2023 में पूछा गया है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी में। देखिए, जो मुगल सम्राट अकबर था, इसने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को समझने, उसके ज्ञान के प्रसार के लिए एक अनुवादक विभाग बनाया था। इसको ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसके तहत कई प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था समझने के लिए। इसमें महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, ये सब, इसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं। तो महाभारत जो है, इसको फारसी में अनुवाद किया था नकीब खान ने। नकीब खान हमें तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़मनामा के नाम से किया गया था। रज़मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक, इसका अर्थ होता है। इस कार्य में मुख्य भूमिका नकीम खान, अब्दुल कादिर बदायूनी और सुल्तान हाजी थानसेरी ने निभाई थी। कूट में नकीब खान इसके सटीक विकल्प हैं। फिर है रामायण, इसको अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था, जो कि हमें फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहे हैं। अकबर के आदेश पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लगभग 4 वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद रामायण का फारस भाषा में अनुवाद किया था। 4 वर्ष लगा था इसको अनुवाद करने में। फिर है अथर्ववेद, इसको हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था, जो कि हमें चौथे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं। 4 वेदों में सबसे प्रमुख अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय हाजी इब्राहिम सरहिंदी को जाता है। फिर है लीलावती, इसको किया था अबुल फैजी ने, जो कि हमें दूसरे वाले में दिखाई दे रहे हैं। महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के राजकवि और नवरत्न में शामिल अबुल फजील ने किया था। जो फैजी थे, ये नवरत्न में भी शामिल थे। तो हमारा फर्स्ट का 3 बी में दिखाई दे रहा है, सी में भी दिखाई दे रहा है, और बी का 1 हमें बी में दिखाई दे रहा है, सी में भी दिखाई दे रहा है। कितना बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है। सी का 4 हमें केवल सी वाले में ही दिखाई दे रहा है, फिर डी का 2। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, यह सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाभारत, इसको तो अभी हमने देखा था, फारसी अनुवाद रज़मनामा है। इसमें नकीम खान और बदायूनी मुख्य अनुवादक थे। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी। फिर है रामायण, इसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। यह कट्टर विचारधारा होने के कारण कट्टर विचारधारा का होने के बावजूद इस अनुवाद कार्य से जुड़ा था। फिर है लीलावती, जो गणित विषय से संबंधित है। भास्कराचार्य के इस प्रसिद्ध गणित ग्रंथ का फारस अनुवाद राजकवि फैजी द्वारा किया गया था। राजरत्नगिणी, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, कल्हड़ द्वारा रचित कश्मीर के इतिहास के प्रसिद्ध ग्रंथ का फारस अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। फिर है पंचतंत्र, इसमें कहानियां हैं। विष्णु शर्मन ने इसको बनाया था, अबुल फजल ने इसको अनुवाद किया। अनवार ए सुहेली नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने इसे यार ए दानिश नाम दिया। फिर है कालिया दमन, इस प्रसिद्ध पौराणिक कथा का फारसी अनुवाद अबुल फजल द्वारा ही अयार दानिश नाम से किया गया था। अबुल फजल द्वारा अयार दानिश के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? यह भी यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा है, स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस वाले में। तो यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था अष्टप्रधान का, उसको बोलते थे पेशवा। पेशवा कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर डी में। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। जो छत्रपति शिवाजी थे, इन्होंने मराठा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का एक परिषद का गठन किया था। इसको हम अष्टप्रधान कहते हैं। उस समय भी कहा जाता था अष्टप्रधान। ये मंत्री केवल शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे और सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। अष्टप्रधान में पेशवा जो है, मुख्य प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित होता था। पेशवा का मुख्य कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखरेख करना, नागरिक
व सैन्य मामलों का समन्वय करना और राजा की अनुपस्थिति में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। सरकारी दस्तावेजों और संधियों पर राजा के नीचे पेशवा के हस्ताक्षर होते थे। तो मिला जुला कर यह सबसे महत्वपूर्ण पद था, पेशवा। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान परिषद, पेशवा, इसकी अभी हमने बात की, ये मुख्य प्रधान था। राज्य के प्रधानमंत्री, इनका कार्य संपूर्ण नागरिक प्रशासन और सैन्य मामलों का निरीक्षण करना तथा राजा की अनुपस्थिति में शासन संभालना था। फिर है अमात्य या फिर मजूमदार, राज्य के वित्त मंत्री, इनका मुख्य कार्य राज्य के आय और व्यय के पूरे हिसाब किताब की जांच करना था। फिर है मंत्री, वाकयानवीस, गृह मंत्री और गुप्तचर विभाग का प्रधान था। ये राजा के दैनिक कार्यों, दरबार के कार्यवाही और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा रिकॉर्ड रखते थे, जो मंत्री थे। फिर है सुरुनवीस या फिर सचिव, चीटनीस भी कहते हैं इसको, राजकीय पत्राचार के प्रभारी, इनका कार्य राजा के आदेशों और पत्रों की भाषा शैली को सुधारना तथा सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना था। फिर है दबीर या फिर सुमंत, ये विदेश मंत्री थे। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करना, विदेशी दूत का स्वागत करना और युद्ध या संधियों के मामलों में सलाह देना इनका कार्य था, सुमंत का। फिर है सर ए नौबत, यह सेनापति था, सैन्य विभाग का प्रधान। इनका कार्य सेना की भर्ती, संगठन, अनुशासन बनाए रखना और युद्ध के समय सैनिकों का नेतृत्व करना था। फिर है पंडित राव, मतलब दानाध्यक्ष, धार्मिक मामलों का प्रधान। राज्य के धार्मिक कार्य, दान पुण्य की व्यवस्था और विद्वानों को दिए जाने वाले अनुदानों का निर्णय यही करते थे। फिर है न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान। यह राजा के बाद राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, जो नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के मुकदमों का फैसला करता था। तो ये था कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ अष्टप्रधानों के नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहा है कि अभिकथन दिया हुआ है, फिर कारण दिया हुआ है। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। कारण में कहा है, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है, प्री के एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू हो जा रहा है ये। तो आपको बता दें, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। मतलब जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा जो बी वाला है इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है, सी वाले में सही व्याख्या कर रहा है। तो सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रारंभिक दौर में मावल क्षेत्र के कई शक्तिशाली और स्थापित मराठा, जैसे जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत, इन सभी का कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। ये देशमुख सदियों से अपने अपने क्षेत्र में वंशानुगत प्रभाव रखते थे, इसलिए ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सही हो जा रहा है। और जो कारण दिया हुआ है, ये बड़े देशमुख एक स्वतंत्र मराठा स्वराज की स्थापना के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वे बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तानों के अधीन जागीरदार या सामंत बनने रहने में अपनी भलाई और सुरक्षा समझते थे। उन्हें डर था कि शिवाजी की प्रभुत्व सत्ता स्वीकार करने से उनकी सदियों पुरानी स्वायत्तता और जिम्मेदारी छीन जाएगी, इसलिए यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तरफ विषय घटना दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसका डिस्क्रिप्शन है। देशमुख, यह शब्द है। देशमुख कौन था? मध्यकाल में दक्कन, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र जो है दक्कन क्षेत्र में पड़ जाता है, इसके परगना स्तर पर वंशानुगत राजस्व अधिकारी और स्थानीय सैन्य प्रधान, जिनका जनता और भूमि पर गहरा नियंत्रण था, तो ये थे देशमुख। फिर है जावली के मोरे। चंद्रराव मौर्य बीजापुर का एक शक्तिशाली देशमुख था, जो शिवाजी के स्वराज का विरोधी था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जावली पर आक्रमण कर उसे जीता था, इससे उनकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। फिर है अफजल खान का संकट। जब बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को दबाने भेजा, तब मुधोल के घोर पड़े, जैसे कि बड़े मराठा देशमुख ने स्वराज के विरुद्ध बीजापुर की सेना के साथ उनका साथ दिया था। आगे है शिवाजी की नीति। शिवाजी महाराजा ने इन सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किलों पर देशमुखों के बजाय अपने सीधे नियंत्रण वाले अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसको जैसे किलेदार थे, वो जो अधिकारी थे। चौथ और सरदेशमुखी,
शिवाजी ने पड़ोसी राज्यों और विजित क्षेत्रों से राजस्व के रूप में चौथ चौथ मतलब कि जितना भी उनकी कमाई है उसका एक चौथाई भाग और स्वयं को क्षेत्र का मुख्य देशमुख मानकर सरदेशमुखी वसूलना शुरू किया। सरदेशमुखी मतलब कि 1/10वां भाग टैक्स का। वो जो उनका आय था उनका 1/10वां भाग। अगर 100 रुपये उन्होंने कमाया तो 10 रुपये सरदेशमुखी वसूला जाता। आगे क्वेश्चन इसमें कहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है रघुनाथ राव रघोबा, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है नारायण राव, फिर है बालाजी विश्वनाथ। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी लेटेस्ट पीवाई की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो रघुनाथ राव रघोबा हैं इनका टाइम पीरियड है 1773-74, 1773 से लेकर 74 तक रघोबा। और जो बालाजी बाजीराव हैं इनको हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल 1740 से 61 तक था, 1740 से लेकर 61 तक, मतलब 1761 तक था। फिर है नारायण राव, इनका शासनकाल 1772 से लेकर 73 तक था। फिर लास्ट में है बालाजी विश्वनाथ, इनका शासनकाल 1713 से 20 तक था, बालाजी विश्वनाथ का। ये जो रघुनाथ राव रघोबा थे, नारायण राव की हत्या के बाद इन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित किया था। इनका मुख्य राजनीतिक प्रभाव 73 से 74 के दौरान रहा, जिसके बाद बार भाई परिषद ने इन्हें पद से हटा दिया था। फिर उसके बाद ये जो बालाजी बाजीराव हैं इन्हें नाना साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1740 से लेकर 61 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्हीं के समय पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था। फिर है नारायण राव, नारायण राव का टाइम पीरियड 72 से 73 तक था। ये माधवराव प्रथम के छोटे भाई थे और इनकी हत्या इनके चाचा रघुनाथ राव ने की थी। यही जो रघुनाथ राव फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। और फिर लास्ट में है बालाजी विश्वनाथ, इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। तो ये था कुछ बेसिक। तो इस क्वेश्चन पूछा है आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे पहले आए हैं बालाजी विश्वनाथ 4 1713 से लेकर 20 तक। 4 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी वाले में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ही सीधे सही हो जा रहा है। इसके बाद फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक, फिर नारायण राव 72-73 तक, उसके बाद फिर रघुनाथ 73-74 तक। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। एक तरफ पेशवा शासक दिया हुआ है, फिर उनका कुछ फैक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आते हैं 1713 से 20 तक। इन्होंने साहू जी महाराज के समय पेशवा पद को वंशानुगत और शक्तिशाली बनाया था। 1719 में मुगलों के साथ प्रसिद्ध मुगल मराठा संधि इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। फिर है बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, इन्होंने हिंदू पादशाही का नारा दिया और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को। फिर है बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक इनका शासनकाल था। इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है। इनके समय 14 फरवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की हार के सदमे से इनका निधन हो गया था। फिर है माधवराव प्रथम 1761 से 72 तक, इनका टाइम पीरियड है शासनकाल का। पानीपत की हार के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा बहाल किया। इनके समय मुगल बादशाह आलम द्वितीय दोबारा मराठों के संरक्षण में आया। नारायण राव 1772 से 73 तक माधव राव की मृत्यु के बाद पेशवा बने, लेकिन गद्दी के लालच में इनके चाचा रघुनाथ राव रघोबा ने सुमेर सिंह गार्दी नामक गार्ड की मदद से इनकी हत्या करवा दी थी। फिर है रघुनाथ राव रघोबा। नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा पद हथियाने का प्रयास किया था। जब मराठा सरदारों, खासकर नाना फडणवीसी ने इनका विरोध किया तो ये अंग्रेजों से जा मिले, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उसी संबंधित फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया। यह है यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ। तो देखिए ये 23 वाला है, इससे पहले वो जो पूछा था वो 24 में पूछा था। लगभग सेम टाइप क्वेश्चन है ये। पहले में दिया है बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर नारायण राव, फिर माधवराव प्रथम।
बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड अभी हमने बात की थी 1713 से 1720 तक है, 13 से 20। फिर बाजीराव प्रथम, इनका टाइम पीरियड 20 से 40 था, 20 से 40, 1720 से 1740। और फिर नारायण राव जो है, इनका 72 से 73 था, 1772 से 73। फिर लास्ट में माधवराव प्रथम, इनका 61 से 72 था, 1761 से 72 तक। तो इस हिसाब से हमारा जो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3 इस क्रम में बन रहा है। 1, 2, 4, 3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, 1, 2, 4, 3। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। एक तरफ पेशवा शासकों के बारे में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बालाजी विश्वनाथ, इनका शासनकाल 1713 से 20 तक। इन्होंने साहूजी महाराज के समय पेशवा पद को वंशानुगत और शक्तिशाली बनाया। 1719 ईस्वी में मुगलों के साथ प्रसिद्ध मुगल मराठा संधि इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। फिर है बाजीराव प्रथम, 1720 से 40 तक। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, इन्होंने हिंदूपाद बादशाही का नारा दिया और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति का बेहतरीन प्रयोग किया। इन सभी की बात हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी की थी, तो देख रहे हैं, जिसे 2023 में पूछा, फिर डायरेक्ट 2024 में लगभग सेम क्वेश्चन उतार दिया, बहुत हल्का ट्विस्ट करके। फिर है बालाजी बाजीराव, 1740 से 61 तक। इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है। इनके समय 14 फरवरी 61 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार के सदमे में इनका निधन हो गया था। फिर है माधवराव प्रथम, 1761 से 1772 तक इनका शासनकाल था। पानीपत की हार के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा बहाल किया। इसने समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दोबारा मराठों के संरक्षण में आया। फिर है नारायण राव, 1772 से 73 तक। माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा बने, लेकिन गद्दी के लालच में इनके चाचा रघुनाथ राव रघोबा ने सुमेर सिंह गार्दी नामक गार्ड की मदद से इनकी हत्या करवा दी। रघुनाथ राव रघोबा नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा पद हथियाने का प्रयास किया। जब मराठा सरदारों ने इनका विरोध किया तो अंग्रेजों से जा मिलाई है, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुआ? यह भी यूपीपीएससी 2023 प्री का एग्जाम के पूछा हुआ है, तो लेटेस्ट पीवाईक्यू है यूपीपीएससी का, ध्यान रखे रहिएगा। टप्पा शैली के बारे में आपको बता दें, संगीत की प्रसिद्ध टप्पा शैली उत्तरवर्ती मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में पुरस्कृत हुई, परिमार्जित और अत्यधिक विकसित भी हुई थी। मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड कब था? 1719 से लेकर 1748 तक, 1948 तक। तो इसमें मोहम्मद शाह रंगीला कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद शाह। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। मोहम्मद शाह के विलासी और कला प्रेमी आचरण के कारण उनके दरबार में संगीत का बहुत संरक्षण मिला। उनके दरबार के प्रख्यात संगीतकार शोरी मियाँ को टप्पा शैली को शास्त्रीय रूप देने और इसे लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। टप्पा शैली मूल रूप से पंजाब के ऊंट चालकों के लोकगीतों से विकसित हुई थी। इसमें छोटी, द्रुत मतलब तेज और जटिल तानों की प्रधानता होती है, जो मुख्य रूप से पंजाबी भाषा में गाई जाती है। चूंकि यह विधा मोहम्मद शाह के काल में अपने चरम उत्कर्ष पर थी, इसलिए जो तीसरा वाला ऑप्शन है मोहम्मद शाह, यह सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मुगल कालीन संगीत एवं प्रमुख ऐतिहासिक कड़ियाँ। मोहम्मद शाह रंगीला, इनके काल में संगीत और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ था। इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार सदारंग, जिसको नाम नेमत खां था, और अदारंग फिरोज खान ने ख्याल गायकी को एक नई ऊंचाई दी। तो ध्यान रख रहिएगा, सदारंग और अदारंग। अकबर का काल। अकबर का काल शास्त्रीय संगीत के उत्थान का स्वर्ण काल था। इनके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, बैजू बावरा और बाबा रामदास थे। अकबर स्वयं नगाड़ा बजाने का शौकीन था। तो अकबर किस चीज़ का शौकीन था? नगाड़ा बजाने का। जहांगीर का काल। जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी था, लेकिन संगीत को भी उसके दरबार में प्रश्रम मिला। उसके काल में बिलासपुर के गियास बेग और खुर्रम शाहजहां के प्रिय गायक लल खां प्रमुख थे। फिर है शाहजहां का काल। शाहजहां ने संगीत को व्यापक संरक्षण दिया। उन्होंने गायक लल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। सूफी संगीत और ध्रुपद गायकी इनके काल का काफी लोकप्रिय था। फिर है औरंगजेब और संगीत पर प्रतिबंध।
औरंगजेब ने अपनी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण दरबार में संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और दरबारी गायकों को हटा दिया था। इसके विरोध में संगीतकारों ने संगीत का जनाजा भी निकाला था। फिर है भारतीय शास्त्रीय संगीत का विरोधाभास। संगीत पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद दिलचस्प तथ्य यह है कि मुगलों के पूरे इतिहास में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। यह यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। तो यह था आज का सेशन। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित PYQ, लेटेस्ट PYQ, और उसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।